पे हम जब जाएंगे तब इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, इस बात की उम्मीद और इस बात की आशा भी मेरे मन में है। तो मैं चाहूंगा कि प्रेमचंद्रन जी 3000 का जो 5000 तक होगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो रेसिडेंशियल के बारे में बात बताई उन्होंने, तो उसके बारे में मैं अपने भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने 2022 तक सबको घर देने की जो बात की है तो ये सारा उसी में आता है। लेकिन 2022 का जो घर देने का संकल्प या तो जो सोच है सरकार का, पहले चरण में जब मैंने प्रयास किया मुंबई जैसे शहर में, हम तो शहर के लोग हो तो शहर की बात करेंगे और उनके विषय के लेकर ही लड़ते रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आए अध्यक्ष जी, ये सारा रूरल अर्बन एरिया जो ग्रामीण भागों के लिए है। पहले लाख था, 1.5 था, 2, अभी 2 लाख हो गया और अभी 2 लाख को आने वाले दिनों में 3% ब्याज में ही सरकार उसकी व्यवस्था करने वाली। एक चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा तो उसका मुझे उत्तर आया, 3% लोन में 2 लाख की व्यवस्था करेंगे। ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए में गांव में घर बन जाता है। लेकिन अध्यक्ष जी मुंबई शहर में है, चाहे मुंबई शहर हो या देश का कोई भी कॉस्मोपॉलिटन शहर हो, वहां पर कोई 2 लाख रुपए में घर बनता नहीं है। बहुत ही भाग्यवान होगा अध्यक्ष जी जिसका घर पहले एटम में बन के खड़ा हुआ होगा। महानगर पालिका एक तो परमिशन उनको देती नहीं है और उसका 2-3 बार टूटे बिगड़ हो, फिर दिल्ली हो, मुंबई शहर हो, पुणे हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, जहां पर भी घर बनाते हैं शहरी भाग में किसी का भी घर बनता नहीं है। इसलिए शहर के लोगों के लिए भी एक अलग थीम हमको बनानी पड़ेगी। मैं कोई सरकार से बहुत ज्यादा पैसे भी मांगूंगा नहीं और ये सरकार ने सारा करना चाहिए ये भी मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म 30-40 साल के लिए लोन में उनको पैसा मिले और उनको पैसे का जो इंटरेस्ट है वो कम हो, लोगों के पैसे से ही लोगों का घर बने। लेकिन हमको इसका कायदा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी आर द लॉ मेकिंग बॉडी, इसका हमको कायदा बनाना पड़ेगा। सरकार ये सारा कर नहीं पाएगी, लेकिन सरकार कर नहीं पाएगी इसलिए हम इसके बारे में साइलेंट रहेंगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार ने लोगों के पैसे से ही लोगों का घर बने, लेकिन वो आसानी से वो फेर पाए, इसकी भी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी आज जो सरकारी दरबार में काम करते हैं उनको पगार भी अच्छा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो कर्मचारी हो, महानगर पालिका के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी अच्छा पगार मिलता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको तो 10,000 रुपए में भी काम करने वाला है, 15,000 में भी जीने वाला है। वो 15,000 में खाएगा क्या, बच्चों को पढ़ाएगा क्या, बचाएगा क्या और घर कैसे बनाएगा, वो जीवन में बना ही नहीं सकता है। इसलिए सरकार को इसके बारे में हमको आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचकर इस देश के हर नागरिक को एक घर मिले, इसकी व्यवस्था हमको वॉर फुटिंग पे करना पड़ेगा और ये कर सकते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं अध्यक्ष जी। सिर्फ मन बनाने की आवश्यकता है, तो ये करेंगे तो एक बहुत बड़ा लाभ देश के लोगों को होगा। और मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले। ये शहर के लोगों को सरकार के कोई भी स्कीम का लाभ मिलता नहीं है, इसलिए हमको इसके बारे में भी आने वाले दिनों में सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष प्रोविडेंट फंड का भी तो ऑनलाइन होने के बाद में मुझे लगता है कि जो परेशानी इन दिनों में हो रही है वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो हमने पिछले दिनों में देखा प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो भी व्यक्ति को प्रोविडेंट फंड का पैसा लेने के लिए जाने के पहले वो जीवित है इसका प्रमाण कोई नगर सेवक कोई एमएलए है तो एमपी के पास से सर्टिफाई करके जाना पड़ता था, वो अभी प्रधानमंत्री ने एक ही झटके में उसको खत्म कर दिया। वो स्वयं जाएगा तो उसको पैसा मिल जाता था। और ये प्रोविडेंट फंड का पैसा एक बार रिटायरमेंट होने के बाद में हमने स्वयं देखा है, क्योंकि मैं नगर सेवक के रूप में काम कर चुका हूं, मैं एमएलए के रूप में काम कर चुका हूं। अध्यक्ष जी आप भी वहां से आए हो, तो हमारे पास रिटायरमेंट के बाद में पैसा उनको साल 2-2 साल मिलता नहीं है। इस प्रकार की शिकायत लेकर बहुत सारे लोग आते थे। अभी ऑनलाइन होने के बाद में तो सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये रिटायरमेंट के साथ में भंडारू जी ऐसी एक व्यवस्था हमने खड़ी करनी चाहिए जिसके बारे में उसका वर्क रूल रिकॉर्ड खराब होगा, उसकी कोई इंक्वायरी होगी। ऐसे सारे लोगों को बाकी रखकर बाकी जो भी व्यक्ति रिटायर हो जाएगा उसको रिटायरमेंट के साथ साथ में उसको उसका जो भी पैसा है वो तुरंत मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की भी एक हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद में जब वो घर पे जाता तो वो स्वयं टूट जाता कि मेरा तो अभी नौकरी का पूरा हो गया, उसके घर के लोग टूट जाते हैं। कम से कम रिटायरमेंट के साथ साथ में वो कुछ पैसे अपने घर पे लेके जाकर अपने बीवी और बच्चों के साथ में देगा तो उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। ये भी हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी ये जो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से प्रेमचंद्र जी ने जो बहुत सारी बातें बताई है उसमें तो बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन निश्चित जो उन्होंने भावना प्रकट की है कि और टोटलिटी में जो वर्कर है कामगार है उसको कामगार को उसको आसानी से जी पाए रिटायरमेंट के बाद में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष जी मैं 2014 के चुनाव के समय में जब टीवी देख रहा था तो उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक लेडी लेबर थी, वो बताती थी और उसने बहुत अच्छे प्रामाणिकता से उन्होंने अपनी
लोगों को बहुत मिलता ज्यादा, लेकिन सारा पैसा महंगाई में चले जाता है, क्योंकि पिछले सरकार ने जो देश में वातावरण निर्माण किया था, पगार अच्छा होने के बावजूद भी, महंगाई भत्ता मिलने के बावजूद भी जितना मिलता था वो पूरा महंगाई में चला जाता था। लेकिन सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल में एक अच्छा वातावरण इस प्रकार का निर्माण किया, महंगाई पे हम कंट्रोल कर पाए। 2014 के चुनाव में जो देश का वातावरण था और आज के वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और देश के लोगों के मन में एक विश्वास जगा है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होते जाएगा। ये एक मन में लोगों का विश्वास भी है। इसलिए अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातों का तो इनडायरेक्टली मोदी सरकार जी ने, जो प्रेमचंद्रन जी ने जो बातें रखी है, उसका समाधान करने का प्रयास इस 3 साल के कार्यकाल में किया है। और जो पाइपलाइन में व्यवस्था योजनाएं है मोदी जी की, वो पाइपलाइन की व्यवस्था, पाइपलाइन में जो योजनाएं है वो भी आने वाले 1 साल में लोगों के सामने आ जाएगा और दूसरे साल में इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और एक अच्छा वातावरण में हम देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो, या तो फिर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हो, ये सारा देश हम सबका है, ये हमारे सारे लोग हैं। और सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिए ये बॉडी बनी है। ये हम सबका दायित्व बनता है कि एक इलेक्टेड मेंबर होने के नाते हमारे पूरे समाज के लोगों के बारे में, टोटलिटी के बारे में हमने सोचने की आवश्यकता है। मैं अंत में प्रेमचंद्रन जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा बिल आपने प्रस्तुत किया, इसलिए हम उसमें सहभागी होते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी भी पड़ेगी, चाहे वो लाल बावटा हो, जितने भी यूनियन, हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, पूरे देश में सबसे बड़ा यूनियन है, लेकिन कंपनी, फैक्ट्री बंद कम से कम हो, उसका ख्याल हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने देखा। लेकिन प्रेमचंद्रन जी, आप जो संस्कृति से, आप जो विचारधारा से यहाँ तक आए हो, ये लाल बावटा के लोगों ने सारे कंपनियों को बंद करने का एक काम किया और इसमें हजारों लाखों लोगों का नौकरी चली गई। आज अध्यक्ष जी स्थिति यह है, आज लोगों को कम पगार मिलने के बावजूद भी कोई स्ट्राइक करने का नाम लेता नहीं है। जो एयर इंडिया में हम लोग आते हैं, कभी कभी अध्यक्ष जी आप देखते होंगे, आज 9-10 हजार रुपए में एयर इंडिया में टेम्पररी वर्कर लोग काम करते हैं, एयर इंडिया जैसे व्यवस्था में, क्योंकि इतना कम पगार मिलने के बाद में भी उनका हिम्मत नहीं होता है कि हम कोई यूनियनिस्ट के पास जाए और स्ट्राइक करे। उनको कहता है कि जो पगार खाने पीने के लिए मिलता है वही ठीक है। ये जो आप लोगों ने जो पिछले दशकों में स्ट्राइक कल्चर जो देश में पैदा किया, उसका भी ये नतीजा है, ये भी आपको ध्यान में लेने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे जो कामगार वर्ग है, हमारे जो भाई है, उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ी होगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये विश्वास प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आभारी हैं। यह महत्वपूर्ण जो गैर सरकारी विधेयक है, जो कर्मचारियों के बारे में, उनके प्रोविडेंट फंड के बारे में, उनके पेंशन के बारे में, खासकर जब काम करते करते अंतिम दिनों में पहुंचता है, दोनों की उपयोगिता